नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम खबर की तरफ, जहां पर कांग्रेस पार्टी आज लखनऊ में मार्च करने वाली है। और वहीं आपको बता दें कि लड़की हूं लड़ सकती हूं के तहत ये मार्च होगा। वहीं आपको बता दें कि 12 बजे प्रियंका गांधी मार्च में शामिल होने वाली है। कांग्रेस की 159 महिला प्रत्याशी भी इस मार्च में शामिल होने वाली है। वहीं आपको बता दें कि लगातार यूपी चुनाव में ये मुद्दा कांग्रेस की तरफ से उठाया गया था कि लड़की हूं और लड़ सकती हूं। और आज वुमेन्स डे पर आज कांग्रेस की तरफ से लखनऊ में मार्च रखा गया है, जिसमें करीब कांग्रेस की करीब 159 महिला प्रत्याशी शामिल होने वाली है। और इसके अलावा प्रियंका गांधी भी इस मार्च में शामिल होंगी। और वहीं आपको बता दें कि करीब 12 बजे प्रियंका गांधी इस मार्च में शामिल होंगी। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जहां पर वुमेन्स डे पर कांग्रेस की तरफ से मार्च निकाला जाएगा, जिसमें कांग्रेस की तरफ से 159 महिला प्रत्याशी भी शामिल होंगी। और इसमें आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी लखनऊ में ये मार्च करने वाली है और जो इसका टाइटल दिया गया है लड़की हूं लड़ सकती हूं के तहत ये मार्च होगा, जिसमें करीब कांग्रेस की 159 महिला प्रत्याशी शामिल होने वाली है। और 12 बजे प्रियंका गांधी मार्च में शामिल होंगी। यूपी उत्तराखंड एग्जिट पोल में एक बार फिर से यूपी में बीजेपी की सरकार बनती दिख रही। और वहीं एग्जिट पोल के अनुसार बीजेपी पूर्ण बहुमत से यूपी में सरकार बनाने जा रही। तो वहीं दूसरी ओर उत्तराखंड में बीजेपी और कांग्रेस में कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। और वहीं जो भी रिपोर्ट सामने आ रही है उसी के तहत जो एग्जिट पोल है उसमें साफ साफ बीजेपी एक बार फिर से सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है यूपी में। और वहीं बात की जाए कांग्रेस और बीजेपी के उत्तराखंड में, तो दोनों के बीच कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के पुणे में रविवार को मेट्रो रेल परियोजना का उद्घाटन किया था। और इस दौरान पीएम मोदी ने खुद टिकट खरीदकर मेट्रो में सफर किया। और वहीं पीएम मोदी पुणे में मेट्रो स्टेशन के टिकट काउंटर पर खुद टिकट लेते नजर आए थे। और इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार मेट्रो रेल समेत सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था में सुधार करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। आपको बता दें कि पुणे मेट्रो परियोजना की कुल लागत 11,400 करोड़ रुपए से अधिक है। और वहीं पीएम ने 24 दिसंबर 2016 को इस परियोजना की आधारशिला रखी थी। और वहीं उद्घाटन के बाद पीएम मोदी ने मेट्रो के सफर का लुत्फ भी उठाया था। और इस मौके पर मेट्रो में मौजूद स्कूल बच्चों से पीएम मोदी ने बातचीत भी की, जिसकी कई तस्वीरें पीएमओ ने भी अपने ट्विटर हैंडल पर साझा करें। और वहीं पीएम मोदी ने शहर में विभिन्न विकास परियोजनाओं की नींव रखने और उनका उद्घाटन करने के बाद एमआईटी कॉलेज मैदान में एक जनसभा भी की। और उन्होंने कहा कि मुझे विभिन्न परियोजना का उद्घाटन करने और उनकी आधारशिला रखने का अवसर मिला। और ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे पुणे मेट्रो की आधारशिला रखने का अवसर मिला था। और वहीं आपने इस परियोजना के उद्घाटन के लिए मुझे आमंत्रित किया। और वहीं प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि इससे पहले परियोजना की आधारशिला तो रखी जाती थी, लेकिन ये पता नहीं चलता था कि उस परियोजना का उद्घाटन कब हुआ है। और उन्होंने कहा कि पुणे मेट्रो परियोजना का उद्घाटन ये संदेश देता है कि परियोजना को समय पर पूरा किया जा सकता है। और उन्होंने लोगों से मेट्रो से यात्रा करने की भी अपील की है। और वहीं यूक्रेन और रूस के बीच जंग का आज 13वां दिन है और दोनों देशों के बीच तीसरे दौर की बातचीत भी बेनतीजा रही। और इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने वीडियो जारी कर कीव में ही होने का दावा किया। और उन्होंने वीडियो में कहा कि मैं किसी से डरा नहीं हूं और मैं छिप नहीं रहा हूं। और उन्होंने आगे कहा कि हम युद्ध जीतने की पूरी कोशिश करें। और यूक्रेन के राष्ट्रपति की तरफ से वीडियो जारी कर यह दावा ऐसे समय पर किया गया है जब कि रूसी मीडिया की तरफ से ये लगातार कहा जा रहा है कि जेलेंस्की अपने देश छोड़कर भाग चुके हैं। और पहले भी यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की तरफ से दावा गया था कि इससे पहले रूस ने नागरिकों को निकालने के लिए सोमवार सुबह से संघर्ष विराम के साथ कई क्षेत्रों में मानवीय गलियारों को खोलने की घोषणा की। हालांकि निकासी मार्ग ज्यादातर रूस और उसके सहयोगी देश बेलारूस की ओर जा रहे और ये तुरंत स्पष्ट नहीं है कि
क्या नागरिकों को निकाला जा रहा है। और वहीं गलियारों की नई घोषणा के बाद भी रूसी सेना ने कुछ यूक्रेनी शहरों पर रॉकेट हमला जारी रखा और कुछ क्षेत्रों में भयंकर लड़ाई जारी रही। और वहीं उत्तर, दक्षिण और मध्य यूक्रेन के शहरों में रूस की लगातार जारी गोलीबारी के बीच हजारों यूक्रेनी नागरिक वहां से सुरक्षित निकलने की कोशिश में जुटे। और वहीं रूसी रक्षा मंत्रालय ने सोमवार को कहा कि यह संघर्ष विराम राजधानी कीव, दक्षिण बंदरगाह शहर मारियोपोल, यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव और सुमी से नागरिकों की निकासी के लिए घोषित किया गया था। और वहीं रूस और यूक्रेन के बीच सोमवार को तीसरे दौर की वार्ता हुई और वार्ता संपन्न होने के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के एक सलाहकार ने कहा कि सुरक्षित गलियारा बनाने के संबंध में मामूली प्रगति हुई है, और हालांकि उन्होंने बैठक का अधिक विवरण साझा नहीं किया है। यूक्रेन और रूस के बीच जंग जारी है और ऐसे में जानकारी सामने आई है कि यूक्रेन ने खार्किव में रूसी मेजर जनरल विटाली गेरासिमोव को मार डाला है। और वहीं द कीव इंडिपेंडेंट ने यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय के मुख्य खुफिया निदेशालय के हवाले से ये रिपोर्ट किया है। और द कीव इंडिपेंडेंट ने एक ट्वीट में लिखा कि यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय के मुख्य खुफिया विभाग ने कहा कि यूक्रेन ने खार्किव के पास रूसी मेजर जनरल विटाली गेरासिमोव को मार डाला है। और वहीं गेरासिमोव एक वरिष्ठ सैन्य अधिकारी थे जिन्होंने दूसरे चेचन युद्ध में भाग लिया था और उन्हें क्रीमिया पर कब्जा करने के लिए पदक से सम्मानित भी किया गया था। और गौरतलब है कि सोमवार को रूस और यूक्रेन के बीच बेलारूस में तीसरे दौर की शांति वार्ता भी आयोजित हुई थी, लेकिन इसमें कोई महत्वपूर्ण परिणाम नहीं निकला। और यूक्रेनी प्रतिनिधिमंडल के सदस्य माइखाइलो पोडोलिक ने कहा कि युद्ध विराम और सुरक्षा गारंटी के साथ समझौते के मुख्य राजनीतिक ब्लॉक पर गहन परामर्श जारी है। और वहीं यूक्रेन में मानवीय गलियारों के लॉजिस्टिक्स में सुधार के लिए हल्की प्रगति हुई है। और वहीं रूसी राष्ट्रपति के सहयोगी और रूसी प्रतिनिधिमंडल के प्रमुख व्लादिमीर मेडिंस्की ने कहा कि राजनीतिक और सैन्य पहलुओं पर चर्चा जारी है, हालांकि यह कठिन बना हुआ है कि कुछ सकारात्मक के बारे में बात करना जल्दबाजी होगी। और वहीं उन्होंने आगे कहा कि हमें उम्मीद है कि अगली बार हम एक और महत्वपूर्ण कदम आगे बढ़ाने में सक्षम होंगे। उसके अलावा आपको बता दें कि बैठक करीब 3 घंटे तक चली थी। और वहीं खबर अब बिहार से है, जहां पर बिहार में पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू करने को लेकर सरकार का स्टैंड क्या है, ये सोमवार को साफ हो गया। और वहीं बजट सत्र के दौरान सोमवार को एक बार फिर ये मामला उठा, जिस पर राज्य के ऊर्जा और योजना और विकास मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि राज्य सरकार को इस तरह की कोई औपचारिक सूचना नहीं है। दरअसल आरजेडी के आलोक मेहता ने यह प्रश्न किया था कि राजस्थान सहित कई अन्य राज्यों में नई पेंशन योजना के स्थान पर पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू की जा रही है। और वहीं इसी पर मंत्री ने जवाब दिया था कि प्रश्नकाल के दौरान आए एक प्रश्न के जवाब में कहा कि राज्य में सितंबर 2005 से नियुक्त सरकारी कर्मियों के लिए नई पेंशन व्यवस्था लागू है और इनके लिए पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू किए जाने का कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। और वही नई पेंशन व्यवस्था केंद्र सरकार के संकल्प के अनुरूप है। और वहीं सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल के आज के रेट जारी कर दिए। और वहीं आज भी तेल की कीमत में मामूली बदलाव किया गया। और वहीं गौरतलब है कि 4 महीने से ज्यादा हो गए, लेकिन ऐसा पहली बार हो रहा है कि ईंधन की कीमत में इतने दिनों तक कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया। हालांकि बिहार, राजस्थान समेत कई राज्यों में अब भी पेट्रोल 100 रुपए के ऊपर बेचा जा रहा है। वहीं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज भी पेट्रोल डीजल की कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ, यानी कीमत जो कल थी वही आज भी है। और दिल्ली में अगर आप आज अपनी पेट्रोल भरवाने जा रहे हैं तो आपके 1 लीटर पेट्रोल के लिए कीमत जो है वो 95 रुपए 41 पैसे है। और वहीं जबकि 1 लीटर डीजल के 86 रुपए 67 पैसे हैं। और वहीं उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने लगातार मिसाइल टेस्ट कर दुनिया की चिंता बढ़ा दी। और ऐसा लगता है कि किम जोंग पर वैश्विक दबाव का कोई असर नहीं पड़ रहा। और उत्तर कोरिया की ओर से धड़ाधड़ कई मिसाइल टेस्ट किए जाने के बाद 11 देशों ने इसकी आलोचना भी की। वहीं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में उत्तर कोरिया को लेकर बैठक बुलाई गई है और राजनयिकों ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद प्योंगयांग
के नवीनतम संदिग्ध मिसाइल परीक्षण के बाद उत्तर कोरिया पर सोमवार को बंद दरवाजे के पीछे अनौपचारिक बैठक करेगी। और वहीं राजनयिकों ने कहा कि बैठक का अनुरोध अमेरिका की ओर से किया गया था। उत्तर कोरिया स्टेट मीडिया ने कहा कि उत्तर कोरिया ने शनिवार को स्पाई सैटेलाइट सिस्टम को लेकर परीक्षण किया था, लेकिन विश्लेषकों ने कहा था कि ये बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च थी। और एक राजनयिक ने यह भी कहा कि हालिया परीक्षण पर सूचनाओं का आदान प्रदान करने के अलावा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को उत्तर कोरिया के सहयोगी चीन पर संयुक्त बयान जारी करने का दबाव बनाना चाहिए। और वहीं राजनयिक ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि हमें उत्तर कोरिया के खिलाफ संयुक्त सुरक्षा परिषद की एकता दिखाने के लिए मिसाइल परीक्षणों को लेकर बस छोटे से स्टेटमेंट की जरूरत होगी। और चीन ने 2017 के बाद से उत्तर कोरिया पर सुरक्षा परिषद के किसी भी कदम में शामिल होने से इनकार कर दिया और उस दौरान संयुक्त राष्ट्र ने उत्तर कोरिया पर आर्थिक प्रतिबंध भी लगाए थे। और वहीं स्टेट न्यूज एजेंसी KCNA ने रविवार को जानकारी देते हुए बताया था कि उसने स्पाई सैटेलाइट के विकास की दिशा में एक और अहम परीक्षण किया। और वहीं दक्षिण कोरिया का कहना है कि ये उत्तर कोरिया का बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट था और उत्तर कोरिया अपने परमाणु हथियार कार्यक्रमों के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों को दरकिनार करता रहता है। हालांकि शांतिपूर्ण उपग्रह प्रक्षेपण समान स्तर के प्रतिबंधों के अधीन नहीं है। और इसके अलावा आपको बता दें कि किम जोंग अपनी सेना के आधुनिकीकरण के लिए जोर तोड़ से जुटा हुआ और इसी क्रम में इस साल कई मिसाइल टेस्ट कर दुनिया को चिंता में डाल दिया।